हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आज सभी पता है कि हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का बॉटनी का सिलेबस भी डिस्कस कर लिए थे। अभी तक आप लोग सिलेबस नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाओ टारगेट सेमेस्टर के इसी चैनल पे और वहां पे आपको जूलॉजी का भी साथ ही साथ बॉटनी का भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का एनईपी के बेसिस पे आपका सिलेबस डिस्कस कर दिया गया है। और इसमें हम लोग ये भी बात किए हैं सर कि जो हम लोग जितना काम हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में किए थे उससे कई गुना ज्यादा हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में काम करना होगा, क्योंकि जो अपना जो सिलेबस है थोड़ा सा ब्रॉड हो चुका है ना। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, जिससे जो अपना रिजल्ट हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिला था उससे और बेहतर देखने को मिले। जिन लोगों का कम रिजल्ट बना था या फिर ऑलमोस्ट लोगों का तो अच्छा रिजल्ट बना था, तो उससे हम थोड़ा सा और स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे, चाहे जूलॉजी की बात कर लें या फिर हम लोग बॉटनी की बात कर लें। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर बॉटनी का पहला टॉपिक है ना, मॉर्फोलॉजी। जो आपका यूनिट दिया हुआ है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी दिया हुआ है, या फिर कहीं कहीं आपका दिया होगा मॉर्फोलॉजी इन एंजियोस्पर्म करके दिया होगा, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करने वाला है, जो कि आपका सिलेबस का पहला यूनिट ही देकर रखा हुआ है। किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये एंजियोस्पर्म दूसरे यूनिट में दिया हो, उससे डरने वाली बात नहीं है, उससे घबराने वाली बात नहीं है। एंजियोस्पर्म आपके सिलेबस में दिया है, तो ये आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और एनईपी के रिगार्डिंग में ये इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर, हम लोग जब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हम लोग बॉटनी में क्या क्या पढ़े थे, एक बार छोटा सा रिकैप कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एल्गी पढ़े थे, याद आ रहा है बात? सबसे पहले हम लोग एल्गी पढ़े थे, फिर हम लोग फंजाई पढ़े थे, लाइकेन पढ़े थे उसी में, फिर हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़े थे, टेइडोफाइटा पढ़े थे और जिम्नोस्पर्म तक की हम लोग सारी बातों को क्लियर कर लिए थे। सारी बातों को क्लियर करने का मतलब ये हुआ कि सारे मेंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, सभी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ लिए थे, सभी का लाइफ साइकिल पढ़ लिए थे, सभी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ना है एक नया फ्रेश टॉपिक या कह ले नया डिवीजन पढ़ना है, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में हमको पढ़ना है। अब एंजियोस्पर्म कभी भी आपके दिमाग में आए, कभी भी जहन में आए सर एंजियोस्पर्म, कहीं भी सुनो एंजियोस्पर्म, तो तुरंत दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि सर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, बात को ध्यान से नोट कीजिएगा और ध्यान समझिएगा भी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे अर्थ पे, हमारे अर्थ पे जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, चाहे वो हर्ब्स की बात कर लें या फिर पूरी लंबी ट्री की बात कर लें, वो सारे के सारे अगर उसमें फ्लावर्स बियर होते हैं तो वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, हम लोग मेनली आज इसका एंजियोस्पर्म का इंट्रोडक्शन बात करेंगे। सर मॉर्फोलॉजी क्या होता है इसकी बात करेंगे, आपका जिम्नो सॉरी एनाटॉमी क्या होता है इसकी बात करेंगे। ये सारी चीज हम लोग इंट्रो वाले पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? चलो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्लास में आप लोग पेन पेपर फोकस लेकर बैठिएगा, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी टर्म्स, जो भी नया वर्ड्स आपको सीखने को देखने को मिलेंगे, यकीन मानिए यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे टर्म्स देखने को मिलेंगे, और वो सारी चीज अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, एक शॉर्ट नोट बनाते हुए चलिएगा। और जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी, लास्ट में भी बताऊंगा सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, है ना, कैसे क्या करना, वो सारा चीज हम लोग लास्ट में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसको पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा एंजियोस्पर्म। सबसे पहले अपने कॉपी में एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिएगा सर एंजियोस्पर्म। मैं यहां पे भी आपके साथ ही में भी एक छोटा सा हेडिंग डाल लेता हूं। क्या चीज हेडिंग डाल लेता हूं सर? एंजियोस्पर्म। बात समझ में आ गई? चलो अब हम जैसे ही एंजियोस्पर्म की हेडिंग डाल लेते हैं तो हमको ये चीज ध्यान रखना होगा सर, एंजियोस्पर्म, एक सेकेंड, ये ग्रीन आपको दिखेगा नहीं, हो सकता है हम लोग यूज कर लेते हैं व्हाइट। हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालिए सर, क्या? एंजियोस्पर्म। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए सर जो प्लांट किंगडम था उसमें कितने डिवीजन बताए गए थे, तो सबसे पहले आपको याद आ रहा होगा सर एल्गी, याद आ रहा है कितने लोग को? फिर बताए थे सर क्या? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स। फिर क्या बताया था हम लोग सर? टेइडोफाइट्स। ठीक है, टेइडोफाइट्स। फिर हम लोग क्या बात किए थे सर? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और फिर हम लोग क्या बात कर रहे थे सर? एंजियोस्पर्म। ये चीज हम लोग यहां पे बात कर रहे थे।
जिसमें से हम लोग एल्गी से लेके जिम्नोस्पर्म तक का पूरा पोर्शन हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ लिए थे। बात क्लियर है? एंजियोस्पर्म बचा है जो कि हम लोग को यहां पे पढ़ना है। ठीक है, ये चीज हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में देखने वाले हैं। जब भी एंजियोस्पर्म बात आपके सामने आए, तुरंत दिमाग में ये बात लगाइएगा कि यहां पे किसकी बात कर रहे हैं सर? फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अर्थ पे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे सारे किससे बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स होते हैं, चाहे वो मोनोकॉट्स की बात कर लें या फिर डाइकॉट्स की बात कर लें। अब ध्यान में आ रहा है सर मोनोकॉट डाइकॉट क्या है? अभी आगे वाले पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि एंजियोस्पर्म में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पहला होता है सर मोनोकॉट। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे सर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं मोनोकॉट में। जैसे कि हम बात कर लें सर, आपका वीट हो गया, मस्टर्ड हो गए, रोज हो गए, ये किससे बिलोंग करता है? मोनोकॉट करता है कि डाइकॉट बिलोंग करता है? अभी हम आगे वाले डिटेल में हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा माइंड मैप तैयार कर रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल में इसको पढ़ने वाले होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं सर डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट कौन कौन से होते हैं, है ना? अब इनमें रूट सिस्टम कैसे होता है, लीफ की अरेंजमेंट कैसी होती है, स्टेम कैसे दिखता है ना, या फिर फ्लावर की अरेंजमेंट कैसे होती है, ये तमाम सारे बातें हम लोग यहां से देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले एंजियोस्पर्म को हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सर मॉर्फोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं सर? मॉर्फोलॉजी के बारे में। दो वर्ड होती है, ध्यान से, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है सर एनाटॉमी। एनाटॉमी, जिसमें से हमको मॉर्फोलॉजी वाले पोर्शन को अभी हमको पढ़ना है, समझना है, देखना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा सर मॉर्फोलॉजी होता क्या है और एनाटॉमी होता क्या है? बात दिमाग में आएगी ना? तो चलो, जब भी आपके दिमाग में ये बात आ गई तो यानी कि आप यहाँ पे समझ रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, है ना? तो यहाँ पे हम देखें सर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले आपके सामने एक पौधा रख दिया गया, एक प्लांट्स रख दिया गया। अब बोला गया भैया बता दो, ये तुम्हारे सामने पेड़ दिख रहा है, ये तुम्हारे सामने पौधा दिख रहा है, तुम्हारे सामने फूल दिख रहा है, बताओ कि ये कैसे दिख रहा है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर तुमको दिख रहे हैं? तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे वाह, पौधा तो बहुत अच्छा है सर, इसमें हमको जड़ दिख रहे हैं, रूट्स दिख रहे हैं, ये जो हम पकड़े हैं ना इसको स्टेम है, ये स्टेम दिख रहे हैं, यहाँ से पत्तियां निकली हुई हैं, पत्तियों का अरेंजमेंट कैसा है, मतलब पत्ती पे मिड रिब्स कैसे बने हुए हैं, वेन्स कैसे बने हुए हैं। छोटे बच्चे, हम जब छोटे थे तो बहुत सारे फ्लावर्स बनाते थे, अलग अलग टाइप के लीव्स बनाते थे अपने असाइनमेंट, अपने प्रोजेक्ट वाली कॉपी पे, है ना? और अभी भी आप लोग बनाते होगे, जब भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाते होगे तो। फिर फ्लावर किस कलर का दिख रहा है सर? रेड कलर का फ्लावर है कि व्हाइट कलर का फ्लावर है कि येलो कलर का फ्लावर है कि पिंक कलर का फ्लावर है ना, या फिर वायलेट कलर का फ्लावर, तमाम अलग अलग कलर के फ्लावरिंग हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो तुम बाहर से देख के पहचान ले रहे हो सर, इसकी फ्लावर इतनी अच्छा अट्रैक्ट लग रही है ना, इसका जो पत्ती है छोटी छोटी है, इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना, इसमें जो पत्तियां हैं वो गुच्छे में अरेंज हैं या फिर एक अपोजिट में अरेंज हैं, या फिर इनकी जो रूट्स हमको देखने को मिल रही है लंबे लंबे धागे के जैसे दिख रही है या फिर एक बंच के फॉर्म में दिख रही है। तो ये जो तमाम सारे बातें आप बाहर से देख के बता सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आपका एक दोस्त है ना, आप किसी के साथ गए और बोले कि चलो हमको एक आदमी से मिलना है ना, तुम बोलना कि यार भैया अब हम क्या चलेंगे, तुम्हारे दोस्त है, तुम जाओ। तो बोलता है नहीं नहीं तुम चलो मेरे साथ चलना, तुम वहां पे बस खड़े रहना। तो हम जाते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। अब खड़े रहते हैं तो वहां पे देखते हैं कई क्या क्या बतिया रहे हैं लोग, है ना, क्या क्या बात कर रहे हैं, उसका लाइफ स्टाइल कैसे है बात करने का, उसका कैसा कैरेक्टर है। ठीक है, तो फिर हम लोग वहां से हटते हैं तो बोलते हैं ना, अरे यार तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा था, तुम्हारा दोस्त बहुत ये था, गंदा था, जो भी चीज हो, XYZ। तो वहां से हम उसकी क्या देख रहे हैं? मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब हम एनाटॉमी क्या होता है सर? एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि अगर कोई रूट्स हैं, रूट है, जड़ है, उसके अंदर सेल की अरेंजमेंट कैसे हो रही है। अगर कोई लिप्स है, लिप्स में मेसोफिल सेल कैसे अरेंज हुए हैं। अगर कोई फ्लावर है, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरी है या फिर स्टेपल्स हैं, है ना, या आप बोल दो कि पॉलन ग्रेन है, इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। या फिर बात कर लो सर स्टेम है, स्टेम में जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। तो ये तमाम सारे बातों को अगर हम डिस्कस करने लगे तो इसकी बात करते हैं हम लोग एनाटॉमी की बात कर लेते हैं।
दो वर्ड आपके सामने रखा गया है और आई होप कि दोनों वर्ड अपने आप से आप मतलब आप तुरंत बताइए कि सर क्या हमको ये दोनों वर्ड समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर आ गया तो क्या बात की हम लोग, मॉर्फोलॉजी बात की है, एनाटॉमी बात की है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है सर, छोटा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे सर, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या बात करें सर, मॉर्फोलॉजी। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। देखो सर कहीं भी आप बायो का कोई भी वर्ड कोई भी टर्म्स दिखे तो उसको कोशिश करो दो हिस्सों में तोड़ देने का। आपको कई दफा बताया है। यहाँ पे दो वर्ड हमको देखने को मिल रहा है, एक है आपका मॉर्फो, दूसरा है लॉजी। लॉजी है जी, यहां भी आ गया लॉजी, ठीक है। अब जैसे आप यहां से बताओ सर, मॉर्फोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है मॉर्फो दूसरा है लॉजी। यहां पे मॉर्फो का मतलब क्या होता है सर, मॉर्फो का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। किसकी बात कर लें सर, एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर लें। एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब जो बाहरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, कि क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रहा है। अब एक्सटर्नल अपीयरेंस में हमको क्या क्या देखने को मिलेंगे, तुरंत बताओगे आप लोग। सर हमको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे एक्सटर्नल अपीयरेंस में, रूट्स देखने को मिलेंगे, है ना, रूट्स देखने को मिलेंगे। फिर हमको स्टेम्स देखने को मिलेंगे जिसको आप तना कहते हो। फिर आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे हमको लीव्स देखने को मिलते हैं, लीव्स देखने को मिलते हैं। फिर क्या मिलते हैं सर, हमको यहाँ पे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगी, ईटीसी। अब ये सब क्या हो जाएंगे सर, एक्सटर्नल अपीयरेंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे सर, एक्सटर्नल अपीयरेंस हो जाएंगी। वहीं पे हम बात कर लेते हैं सर, लोजी का मतलब क्या होता है। तो लोजी का मतलब आप जानते हो, है ना, लोजी का मतलब क्या होता है सर, टू स्टडी। क्या बोलेंगे सर, टू स्टडी। किसकी स्टडी कर रहे हैं सर, एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी कर रहे हैं। किसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं सर, प्लांट की एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी एनिमल की एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। डजंट मैटर, यहां पे प्लांट भी हो सकते हैं एनिमल भी हो सकते हैं। तो प्लांट में भी हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं और एनिमल में भी हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। चलो अब वहीं पे दूसरे तरफ क्या अपना अपना क्या है सर, एनाटॉमी है। एनाटॉमी है, एनाटॉमी भी देख लेते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी में हम क्या बात करते हैं सर, इंटरनल अपीयरेंस की बात करते हैं। इंटरनल अपीयरेंस की बात हम करते हैं, ठीक है, इंटरनल अपीयरेंस। चलो इंटरनल अपीयरेंस में क्या हो सकता है सर, कि सेल की अरेंजमेंट कैसी है, सेल की अरेंजमेंट कैसी है। अब वो सेल क्या हो सकता है, अगर हम लीव्स की बात करते हैं, पत्तियों की बात करते हैं, तो इसमें मीजोफिल सेल कैसे अरेंज है, मीजोफिल सेल कैसे अरेंज है। या फिर हम रूट की बात करते हैं तो रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे अरेंजमेंट है, रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे अरेंज है। या फिर हम स्टेम की बात कर लें, ठीक है, तो इसमें सूट एपिकल मेरिस्टेम कैसे अपेरेंस है, सूट मेरिस्टेम स्टोमेटिक टिश्यू कैसे अरेंजमेंट है। इन तमाम सारे बातों का अगर स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इस बात को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ये अक्सर जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा में जाते हो ना, तो यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। और फिर ये जो बेसिक चीज नहीं बता पाता है ना, तो फिर भाई साहब उसकी कोई तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। समझ में आ रही, चलो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मॉर्फोलॉजी और आपका एनाटॉमी, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं सर, हमारे सामने अगर दे दिया जाए, अभी हम और भी सारे बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम छोटा सा आपके सामने एक प्लांट्स देते हैं। क्या देते हैं सर, छोटा सा एक प्लांट दे दिया जाए, ठीक है। अब ये प्लांट है और बोला जाए भैया कि बता दो कि इसमें हमको क्या क्या चीज से हमको एक्सटर्नल अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, जो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं इसके जो एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे। तो आप तुरंत बताओगे सर, आप तुरंत क्या बताओगे कि यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है सर, फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है सर, फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। फिर आप क्या बताओगे सर, फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। हाँ क्या देखने को मिल रहा है सर, फ्लावर देखने को मिल रहा है।
सर फ्रूट्स देखने को मिल रहा है हमको, सर इसी में हमको स्टेम देखने को मिल रहा है, इसी में हमको लीव्स देखने को मिल रहा है, इसी में हमको नोड्स देखने को मिल रहा है, इसी में इंटरनोड्स देखने को मिल रहा है, इसी प्लांट में हमको बर्ड्स देखने को मिल रहा है। अब वो बर्ड चिड़िया वाला बर्ड नहीं, ये दूसरा बर्ड है, ठीक है। इसी में हमको रूट्स देखने को मिल रहा है। तो एक चीज यहां से कंफर्म ये हुआ कि ये जो बाहर से स्ट्रक्चर जो चीज हमको दिख रहा है, ये प्लांट का क्या है, मॉर्फोलॉजी है। प्लांट की क्या है, मॉर्फोलॉजी है। अब वही एनाटॉमी की बात करने लगे तो ये प्लांट को हम कट करेंगे, कट पीट की जहां बात आ जाएगी, कट पीट करने के बाद जो स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है उसको हम लोग एनाटॉमी की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल अपीयरेंस ये बात हो गई। अब कट पीट की जहां बात करेंगे वहां पे एनाटॉमी की बात कर लेंगे, बात क्लियर हो गई। सर हम एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये कोई प्लांट है, पौधा है जमीन के ऊपर। अब ये प्लांट कहां होगा, आसमान में तो लगेगा नहीं, आसमान में नहीं लगेगा, मिट्टी पे ही लगेगा, जमीन पे ही लगेगा। तो अगर ये जमीन पे है तो कुछ हिस्सा इसका क्या होता है, जमीन के अंदर होता है, और कुछ हिस्सा इसका क्या मतलब 1/3 हिस्सा जो होता है जमीन के ऊपर होता है। यहां तक बात सहमत हो, बोलो हाँ या ना। सहमत हो तो ये बताओ कि जो ऐसा पार्ट जो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर, और ऐसा पार्ट जमीन के जो ऊपर है, तो जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा है उसको वहां पे हमको क्या, कौन सा पार्ट देखने को मिल रहा है, इसका रूट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है सर, रूट देखने को मिल रहा है। और जमीन के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में हमको क्या देखने को मिल रहा है, सूट देखने को मिल रहा है। बोलिए बात हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ चलो सर, जमीन के नीचे जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमको रूट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग सर रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा जितने भी देखने को मिलते हैं उसको हम लोग सूट सिस्टम के नाम से जान लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सूट सिस्टम का नाम हम लोग दे देते हैं। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग रूट सिस्टम कह देते हैं, और जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग सूट सिस्टम कह देते हैं। अब वो दिमाग में एक और चीज बात आपकी क्लिक करनी चाहिए, सर रूट सिस्टम सूट सिस्टम ही क्यों कह रहे हैं आप, और भी तो नाम दे सकते थे, क्यों रूट सिस्टम और सूट सिस्टम ही कह रहे हैं। सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है, तो आप लोग का कहीं भी आप लोग वर्ड सुने होंगे सर, सिस्टम बोलते हैं ना, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे, है ना, बहुत सारे ट्रेंड भी चलते रहता है अब मीम्स वाले। तो अब वहां से कोरिलेट करेंगे, मतलब सिस्टम का मतलब क्या, एक पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी मतलब वहां पे एक से अधिक मेंबर्स मिलकर काम करें उसको पूरी हैंग कर देंगे हम। जैसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, है ना, गवर्नमेंट सिस्टम बोल दिए, कंप्यूटर सिस्टम कह दिए। अब जैसे बोलते हैं, या फिर कोई कम्युनिटी सिस्टम हो गई, बोलते हैं सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम हिला देंगे, है ना, ऐसा बोलते हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी सिस्टम की बात की जा रही है, तो क्या उसी सिस्टम की बात की जा रही है, एग्जैक्टली अगर हम सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे एक से कहीं भी एक से अधिक बॉडी इन्वॉल्व होती हैं, किसी भी पार्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कम्युनिटी में अगर एक से अधिक बॉडी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, किसी पॉपुलेशन में, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, सिस्टम का नाम दे देते हैं। जैसे कि बोला जाए गवर्नमेंट सिस्टम। अब जैसे गवर्नमेंट सिस्टम जब बोला जाए मोदी जी का सिस्टम है, गवर्नमेंट है, तो वहां पे अकेले मोदी जी तो नहीं है ना। अब उनके नीचे कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनके नीचे अगर हो सकता है वाइस प्राइम मिनिस्टर, तो अभी फिलहाल नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का पद है। फिर बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर का पद है, बहुत सारे एमपीज हैं। तो ये सारे लोग मिलके, एमपीज, मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मिलके, इवन आपके वाइस प्रेसिडेंट भी मिलके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं, इसी तरह स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इसी तरह कॉलेज का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहां पे एक डायरेक्टर होता है, हेड होता है, उसके नीचे प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर कई सारे कम्युनिटी स्टाफ्स होते हैं, है ना, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। बोलते हैं ये कॉलेज का सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे कोई एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे एक से अधिक बॉडी इन्वॉल्व है उस पूरे कम्युनिटी को गवर्न करने के लिए, उस पूरे कम्युनिटी को रेगुलेट करने के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं सिस्टम। अब जैसे कंप्यूटर सिस्टम ही उठा लो, कंप्यूटर सिस्टम में हमको क्या क्या देखने को मिलता है सर, मॉनिटर होता है, सीपीयू होते हैं, माउस होता है,
प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, यूपीएस होता है, तमाम सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कह देते हैं। उसी तरह यहाँ पे हमको रूट सिस्टम और सूट सिस्टम की बात की जाती है। तो रूट सिस्टम में जब भी आपकी बात की जाएगी तो तुरंत बताना सर रूट सिस्टम क्या होता है, जो अंडरग्राउंड द पार्ट्स, अंडरग्राउंड पार्ट्स अगर प्लांट का है तो उसको हम लोग रूट कहते हैं। अब बात की सर रूट सिस्टम ही क्यों, क्योंकि यहां पे जो रूट है वो अकेला रूट नहीं है। अब जैसे बोले हम यहां पे देखो, इसी फिगर में देख लो सॉरी, ये अगर हम रूट की बात करते हैं, यहां से थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं हम, फिर बताते हैं आपको। ये देखो, ये आपका सॉइल है, सॉइल है। अब सॉइल के हम नीचे जा रहे हैं, सॉइल के नीचे वाले हिस्से में जा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है सर, रूट मिल रहा है। इस रूट में एक मोटी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये है, ये क्या है, आपकी रूट है। एक लंबी सी संरचना बन जाती है, जो रूट बन जाती है, जो कि प्लांट में वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करती है। इसका फंक्शन भी आगे देखेंगे, प्लांट को खड़ा होने में मदद करती, तमाम सारे बातें होती हैं यहाँ पे। तो ये रूट हो गई। अब इस रूट में अलग अलग डिवीजन हमको देखने को मिल जाता है, अलग अलग डिवीजन। देखो यहां से ये रूट है, यहां से एक हिस्सा यहां से अलग हो गया, यहां से इस तरह अलग हो गया, एक हिस्सा यहां से अलग हो गया, एक हिस्सा इसी वाले हिस्से से, रूट से एक हिस्सा यहां पे अलग हो गया, एक हिस्सा यहां से अलग हो गया, एक हिस्सा यहां से अलग हो गया, एक हिस्सा यहां से अलग हो गया, एक हिस्सा यहां से, एक। ये जो ब्लू वाले जितने दिख रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग प्राइमरी रूट के नाम से इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको सर, प्राइमरी रूट, या फिर ये प्राइमरी रूट कहते हैं, या फिर इसी को 1 डिग्री रूट के नाम से यानी कि प्राइमरी डिग्री कह देते हैं। अब इस प्राइमरी डिग्री से भी क्या होता है, ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो ब्रांचिंग प्राइमरी रूट से स्टार्ट हो रही है उसको हम देखो, यहां से प्राइमरी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जा रही है, यहां से, फिर यहां से ब्रांचिंग हो गई, 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 है ना। ये सारा जो ब्रांचिंग देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार फिर बोलो मेरे साथ, सेकेंडरी रूट के नाम से इसको जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग सर, सेकेंडरी रूट कहते हैं, या फिर इसी को 2 डिग्री रूट भी अगर आपको लिखना मिल गया तो यानी कि सेकेंडरी रूट की बात की गई। शॉर्ट फॉर्म में 2 डिग्री लिख देते हैं। प्राइमरी रूट हो गया, सेकेंडरी रूट हो गया। प्राइमरी रूट कहां से निकला, रूट सबसे पहले रूट कहां से निकला, तो स्टेम का जो नीचे वाला जो अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, रूट कह देते हैं। अब उस रूट में से ब्रांचिंग देखने को मिलती है, जिसमें से क्या होता है सर, प्राइमरी ब्रांचिंग, और फिर प्राइमरी ब्रांचिंग से स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी ब्रांचिंग। ठीक है, फिर सेकेंडरी ब्रांचिंग से ध्यान रखना, जहां से टर्सरी ब्रांचिंग भी स्टार्ट हो जाता है। कैसे, ऐसे देखो, कैसे दिखाता हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे देखो, ये सेकेंड प्राइमरी था, रूट था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था। अब इस सेकेंडरी से यहां से टर्सरी स्टार्ट हो जाता है, इस तरह यहां से क्या स्टार्ट हो जा रहे हैं, टर्सरी स्टार्ट हो जा रहे हैं, इस तरह टर्सरी स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो इसको यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्सरी रूट स्टेम के नाम से जानते हैं, टर्सरी रूट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग 3 डिग्री रूट के नाम भी दे देते हैं। तो यहां पे देखो रूट तो है, लेकिन रूट का अलग अलग ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है सर, प्राइमरी ब्रांचिंग, सेकेंडरी ब्रांचिंग, टर्सरी ब्रांचिंग, इसलिए इसका नाम दे देते हैं क्या, रूट सिस्टम। क्या बोल देते हैं इसको, रूट सिस्टम कह देते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग क्लास लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, ये सारा जो पीडीएफ है ना, जो जितना भी कंटेंट दिया हुआ है, ये एक से बढ़कर एक कंटेंट है, चाहे वो आप डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम दो, चाहे वो एमसीक्यू के बेसिस पे एग्जाम दो। ये अगर नोट्स पढ़ लिए, ये जो कंटेंट है पढ़ लिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में, ये पढ़ के अगर एग्जाम में चले गए तो यकीन मानो यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने बच्चे थे हमारे साथ, उनको तो यकीन हो गया होगा, जितने नए बच्चे उन लोग की बात बता रहे हैं। अब कुछ लोग सोचे सर हमको तो ऑलरेडी पता है सर, यहीं से क्वेश्चन आता है, फिर क्यों बता रहे हैं। तो जितने नए बच्चे देख रहे हैं उन लोग की बात कर रहे हैं, जो आपके दोस्त पिछले साल नहीं देखे थे ना, पिछले ईयर में, इस साल की बात उन लोग की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं सर सूट सिस्टम की। सूट सिस्टम में क्या होता है, यानी कि ऐसा पार्ट जो ग्राउंड से अबव में हो,
अबव द ग्राउंड जितने भी पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शूट सिस्टम कहते हैं। तो जिस तरह हमको रूट सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल रहे थे, उसी तरह हमको शूट सिस्टम में भी अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है अपना फ्लावर। अब फ्लावर किस कलर का हो सकता है सर, येलो कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, पिंक कलर का हो सकता है, व्हाइट कलर का हो सकता है, तमाम अलग अलग कलर के हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है सर, फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट है। इसी फ्लावर में क्या होता है सर, इसी फ्लावर में आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिल जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलता है सर मेल में और फीमेल का। ठीक है, फिर हम लोग ये बात करेंगे सर, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा तुरंत। और फिर मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों अलग अलग फ्लावर में पाए जा रहे हैं, फिर उसको हम क्या नाम देते हैं, कब हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, कब हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, कब हम मोनोसियस कहते हैं, कब हम डायोसियस कहते हैं। इस तमाम सारे बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रो पार्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर हमको वो सब पढ़ने में और मजा आएगा। यकीन मानो, अगर ये क्लास अगर मिस कर दिए ना, फिर आगे क्लास में आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि सारी बेसिक चीज ना हम लोग यहीं पे डिस्कस कर ले। ठीक है, तो ये क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। फिर हम लोग एक चीज और बात करेंगे सर, इसमें हमको फ्रूट्स देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है सर, फ्रूट्स देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ओवरी था वो क्या हो गया है, पूरी तरह से पक गया है। ओवरी था पूरी तरह से पक गया है। अब ओवरी पका है कि ओवम था वो अच्छे से मैच्योर हो गया है, तो सीड कब बना है, फ्रूट कब बनेगा, ये भी चीज हम लोग बात करेंगे। इसी में स्टेम होता है, स्टेम होता है। ये स्टेम क्या होता है, प्लांट में एक मिड रीब्स के जैसे होता है, और स्टेम का यकीन मानो ये स्टेम जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब बोले सर स्टेम फोटोसिंथेसिस में, ये क्या बोल रहे हैं आप, कहां से ये बोलने लग गए। फोटोसिंथेसिस तो अभी तक हम लोग ये पढ़े थे कि जितने भी ग्रीन लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन आप एक अलग सा कॉन्सेप्ट दे दिए कि जो स्टेम होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अरे मेरे बच्चे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, अब देखो यही पौधा देख लो, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा पौधा है। अब इसमें पत्तियां कितनी है, तो बोलो सर मैं तो ये तो तुरंत चुटकी बजा के हम गिन लेंगे इसमें कितनी पत्तियां हैं। गिनो, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 पत्तियां हैं। क्या ये 6 पत्ती कितना मैच्योर हो गया कि पूरे प्लांट्स को खाना बना के दे सकता है? सोच के देखो, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही हाँ या ना में जवाब दो। 6 पत्ती हैं इस प्लांट में, गिन चुन के 6 पत्ती हैं। बोलोगे सर हमने इसको गिन भी दिए, 6 पत्तियां हैं, और 6 पत्तियां क्या ये पूरे प्लांट में भोजन प्रोवाइड कर सकती हैं? आप बोलोगे सर भोजन तो बनाएंगी, फोटोसिंथेसिस तो करेंगी, लेकिन सबको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं दे पाएंगे। तो फिर कंडीशन क्या आएगा, हो सकता है अगर सबको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिले तो प्लांट डेवलप करेगा ही नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे स्टेम भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस कब होता है सर, जो पार्ट्स ग्रीन होते हैं, जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं। अब वो ग्रीन क्या हो, या तो स्टेम हो और लीव्स तो होंगे। अगर जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसकी जो स्टेम होती है देखना हरी कलर की होती है। अब वो हरी कलर की जो स्टेम होती हैं वो भी मददगार साबित करती हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और लीव्स तो करता ही करता है। और वही प्लांट जब बड़ा ट्री बन जाता है, जब उसमें हजारों की संख्या में पत्तियां आ जाती हैं, तो वही पत्तियां फिर किचन हाउस उनकी बन के तैयार हो जाती हैं कि अब लीव्स ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा पूरे पेड़ के खाना प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमको दिख कहां रहते हैं सर, ये सारे के सारे पार्ट्स हमको सूट वाले स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सूट सिस्टम। अब देखो यहीं पे हमको नोड्स देखने को मिलता है, यहीं पे हमको इंटर नोड देखने को मिलता है। नोड और इंटर नोड क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, नोड और इंटर नोड का। इसको ध्यान से देखना, अगर नोड और इंटर नोड का कॉन्सेप्ट दिख लिया ना तो फिर मान के चलो भाई साहब मस्त।
क्या दे रहे हैं सर, ये देखो ये स्टेम है, ये स्टेम है, यहां से क्या हुआ, ये फ्लक्चुएट हो गया, यहां से इसकी ब्रांचिंग हो गई। जिस जहां से लिप्स का निकलता है, नया नया ब्रांचिंग स्टेम से निकल जाता है, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसको हम लोग नोड कह देते हैं। क्या देते हैं उसको, नोड कह देते हैं। और दो नोड के बीच में जो जगह होता है खाली स्पेस, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इंटर नोड कह देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, इंटर नोड कहते हैं। तो नोड से क्या होता है सर, लिप्स निकलते हैं, बड निकलते हैं, इसको हम लोग बड कहते हैं, कली बोलते हैं ना, कली बड। नोड बोलते हैं कहां से, जहां से पत्तियां नया ब्रांच निकलते हैं। और ये देखना, हर स्टेम के हर पार्ट से पत्तियां नहीं निकलती हैं, जहां नोड्स होंगे वहीं से उसकी ब्रांचिंग होगी, जहां नोड्स होंगे वहीं से उसकी लिप्स की अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन दो नोड्स के बीच में अगर जो खाली स्पेस देखने को मिल जा रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटर नोड कह देते हैं। जैसे आप लोग गन्ना खाते हो, गन्ना जब खाते हो तो देखते हो ये गन्ना है। कितने लोग गन्ना खाए, पहले यही बता दो हम लोग, कितने लोग गन्ना खाए हो। ठीक है, ऐसे 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 गन्ना खा रहता है। अब बोलो सर ये कौन सा गन्ना है, ये देसी वाला गन्ना है, लोकल गन्ना है। ठीक है, अब ये जो गन्ना है, ये जो स्ट्रक्चर, ये बीच में जो एकदम टाइट वाला स्ट्रक्चर रहता है, लगता है दांत टूट जाएगा, इतना टाइट रहता है, कोई कोई नरम भी रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नोड। तो क्या बोलते हैं हम लोग, नोड। इसी नोड से छोटी छोटी आंखें निकली रहती हैं, बड जिसको कहते हो, आई बड कहते हो। जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जाता है, जब गन्ने की बुआई की जाती है, तो यहीं से कट लगा दिया जाता है, और ये आई वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम जमीन में लगा देते हैं। अब ये जो खाली स्पेस, दो नोड के बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटर नोड कह देते हैं, इंटर नोड कह देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना नोड और इंटर नोड के बारे में। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो सॉइल के ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है हमको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं सूट सिस्टम। और जो सॉइल के नीचे वाला जो हिस्सा दिखता है, उसको बोलते हैं हम लोग रूट सिस्टम। ठीक है, ये चीज बात समझ में। इतना आई होप कि इतना चीज हम लोग बात किए हैं, यहां से हमको कुछ ना कुछ एक रफ नॉलेज हो गया है कि हमको क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है। ठीक है, हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं। ये चीज आप लोग नोट कर लिए होंगे, आई होप ये सारे नोट कर लिए होंगे। हम लोग बात करते हैं सर मॉर्फोलॉजी की। स्टार्ट किया जाए मॉर्फोलॉजी। अभी तक हम लोग एक रोड मैप तैयार कर रहे थे सर, हमको क्या क्या पढ़ने। मॉर्फोलॉजी जैसे कि आपको ऑलरेडी पता हो चुका है सर, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या बता दोगे सर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब ये एक्सटर्नल अपीयरेंस किसका हो सकता है सर, प्लांट की बात कर लें, एनिमल की बात कर लें, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही क्यों ना बात कर लें। किसकी बात करने वाले सर, एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म का क्या होता है, ऐसे डिवीजन जिसमें फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। क्या आते हैं सर, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं सर, जो क्या बियर्स करें, बियर्स फ्लावर। ठीक है, फ्लावर की बियरिंग करते हैं, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म का नाम। यहां से हम सबसे पहले बात करेंगे सर बेसिक बॉडी प्लान क्या क्या होते हैं, इनकी बुनियादी शारीरिक योजनाएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम किसी प्लांट बॉडी की बात करें तो उसमें कई सारे नंबर्स ऑफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कई सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें से वो ऑर्गन हो सकता है रूट, वो ऑर्गन हो सकता है स्टेम, वो ऑर्गन हो सकता है लीव्स, वो ऑर्गन हो सकता है फ्लावर। यानी कि हमारे सामने प्लांट रख दिया जाए तो उसमें अलग अलग टाइप्स के हमको क्या देखने को मिल जाते हैं सर, ऑर्गन्स देखने को मिल जाते हैं। अब वो ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं सर, रूट हो सकते हैं, स्टेम हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं। आगे बात करें, द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द सेपल्स। जैसे कि हम बात किए ना, जो फ्लावर्स क्या होते हैं सर, ये जो फ्लावर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो होते हैं, या फिर कह लें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर के अंदर ही होते हैं। इसमें क्या होते हैं सर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो सकते हैं सर, मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। जब तक प्लांट में फ्लावर्स नहीं लगे हैं तब तक वो प्लांट क्या है, इमेच्योर है। जब फ्लावर्स प्लांट में फ्लावर्स की बियरिंग हो जाती है तब वो प्लांट क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। यानी कि अब वो प्लांट जो होगा वो पॉलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा,
फर्टिलाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर रखेगा। वो पूरी तरह से परिपक्व तो हो चुका है, पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। बात समझ में आई? अगर हम बात करते हैं सर इसमें फ्लावर्स में क्या पाए जाते हैं सर, सेपल्स पाए जाते हैं, पेटल्स पाए जाते हैं, स्टेमन्स पाए जाते हैं, कार्पल्स पाए जाते हैं, और सम टाइम दे आल्सो द स्ट्राइल्स मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दिए कि जो फ्लावर्स होते हैं, इस फ्लावर्स हमको क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं सर, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, है ना, फिर आपके कार्पेल्स होते हैं, और कई समय हमको ऐसा भी देखने को मिलता है सर, क्या इसमें एंथ्रीडिया, एंथर, ये सब सारी चीज देखने को मिल गए। कभी कभी हमको इसमें स्ट्राइल्स मेम्ब्रेन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ईच ऑर्गन इज द मेड ऑफ द नंबर ऑफ टिश्यूज। ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये बहुत सारे उत्तकों से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, है ना। यहाँ पे एक टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब बात करो सर टिश्यू उत्तक क्या होता है, तो कई सारे सेल मिलकर क्या बना लेते हैं, कई सारे कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण कर लेती हैं, कई सारे सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो उस टिश्यू की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, है ना। तो ये सारे टिश्यूज मिलके आपको क्या होते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। मेनली हम फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएंगे, जिसमें से लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरनोड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे हम लोग जब ये इसका टिश्यू का अलग अलग टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक पे, तब वहां पे उसको ऑल भी क्लियर वहां से हम लोग करेंगे। Each tissue consists of the many cell of the one kind, है ना। कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडी ऑफ द सीड प्लांट इज द रिजल्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या कह रहे हैं सर, ये जो प्लांट में जो मल्टीसेलुलर बॉडीज हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मल्टीसेलुलर बॉडीज हैं। मल्टीसेलुलर बॉडीज मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक सेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर, एक टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे एक से अधिक टिश्यू या एक से अधिक सेल की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीसेलुलर बॉडी कह देते हैं। द स्पेशलाइजेशन हैज बीन गिवन टू स्टेबलाइज ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। यानी कि इनके अंदर जो अलग अलग टाइप्स के जो पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के जो ऑर्गन्स देखने को मिल जा रहे हैं, हमको अलग अलग टाइप्स के हमको सेल्स देखने को मिल जा रहे हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या क्लासिफाई कर देते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी और इसकी फिजियोलॉजी क्या होने वाली होंगी। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ होने वाली होंगी। जैसे कि हम बात कर लें जाइलम फ्लोएम का क्या काम होगा, है ना, अंदर में पित्त है या फिर पेरिफेरल है तो उनका क्या काम होगा, है ना, फिर जाइलम फ्लोएम में उसकी क्या क्या काम हो सकती है, यानी कि फिजियोलॉजी की बात हम लोग उसकी कर रहे होंगे। एंड कॉज द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन। और इसी तरह क्या हो जाते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी देखते हुए एक प्लांट की कंप्लीट ऑर्गन बन के तैयार हो जाती है। बोली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो आगे चल जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ द ओल्डेस्ट नोन एज द प्लांट लैंडेड प्लांट। अगर हम क्या बात कर रहे हैं सर कि सबसे पुराने ज्ञात भूमि पौधा साइक्लोफाइट्स के पौधे के शरीर की संरचना का पता चलता है ना, साइक्लोफाइट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में, वाइवा में, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बता दो कि लैंड प्लांट में सबसे ओल्डेस्ट प्लांट बॉडी कौन सा था, तो बताओगे क्या, साइक्लोफाइट्स, सिलोफाइट्स, सॉरी इसको क्या बोलोगे सर, सिलोफाइट या साइक्लोफाइट्स, अलग अलग फॉर्म में इसको बोले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब। दे आर सजेस्टेड that the differentiation of the vegetative plants of the leaves, stems, roots had the result of the evolutionary development from the originally simple axial structure। अब ये जो सिलोफाइट्स होते हैं इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाता है कि इसमें स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है ना, लीव्स कैसे हैं, है ना। तो इसमें वेल डेवलप लैंड प्लांट हमको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, जो कि सबसे पहले कौन बताए थे, एल्मोड और इमेंस नाम के, एल्मोड और इमेंस नाम के साइंटिस्ट थे 1936 और 1954। ये एक इनका अपना बुक में इसको रिटर्न किए थे, तो वहां से कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से ले लिए। The morphologically nature of the flower is thought to the flower is the homologous with the shoot
एंड द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द लिप्स। इनका ये मानना था कि जो भी फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं उनकी सूट के जैसे, यानी कि होमोलोगस मतलब उसकी जैसे ही दिखने वाले होते हैं, और उनके जो सूट सिस्टम होता है उसके जैसे ये दिखने वाले होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि साइलोफाइट्स का कौन कॉन्सेप्ट दिया था, एल्मोंड 1947 में, है ना। तो ये सारे भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये देखो सर, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमको ये सारे पीडीएफ है, ये सारे कंटेंट जो है बाइलैंग्वेज फॉर्म में कहाँ मिलेंगे। तो उन लोग को बता दें, अभी तक जितने लोग बैच को परचेस नहीं किए हो, सबसे पहले बैच को परचेस कर लो। ठीक है, बैच को परचेस कर लो, यकीन मानो, विश्वास करो, आपको सॉलिड कंटेंट मिलने वाले हैं, जो कि अभी आप देख ही लिए सर बाइलैंग्वेज फॉर्म में, और जितने पुराने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उन सबको ऑलरेडी पता ही है। तो वो लोग भी अपना बैच को एक्सटेंड करा लीजिए, रिन्यूअल करा लीजिए। उनका जो रिन्यूअल कराने का प्रोसेस है वो भी बता दिया गया है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे है कि आपका सारथी बैच है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें से बॉटनी जूलॉजी मेरे तरफ से बताया जाएगा। साथ ही साथ आपकी केमिस्ट्री की बात कर लें, ज्योति मैम है ना। तो फिर आपके एक और फैकल्टी मैम ज्योति मैम, ये सिर्फ केमिस्ट्री बताएंगे। ठीक है, फिर अगर मैथ्स के बच्चे, अगर आपके कोई दोस्त यार है मैथ्स का है, तो नीलेश सर, फिर ज्योति मैम आप लोग को मैथ्स और फिजिक्स का यहाँ पे मेंटरशिप मिलने वाला होगा। सर यहाँ पे ये चीज है ना, इस बैच में आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से, मतलब बायो स्ट्रीम से हो, तो आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट एक ही जगह आपको एक ही बैच में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप मैथ से हो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों एक ही जगह एक ही बैच में मिल जाएंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम ये यहाँ पे पढ़े और दूसरा कहीं और जाके पढ़े, ऐसा नहीं। आप सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ सकते हो। कितना में? 599 में। लेकिन ये कुछ ही समय के लिए है। इसका ओरिजिनल प्राइस की अगर बात करो तो 999 है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपका डिस्काउंट चल रहा है 599 पे। ठीक है, अगर आप इस पे 599 पे भी सेमेस्टर 10 कूपन कोड यूज कर लेते हो तो इसका भी 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वही मान के चलो 300-350 के आसपास में आपका बैच मिल जाए, जो कि 1 महीने का रिचार्ज का काम होता है। वो भी 1 महीना के 28 दिन का रिचार्ज होता है। यहाँ पे आपको 300-350 में पूरा, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा, ये बात नोट करना आप लोग कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो। कुछ बच्चे बहुत बार मैसेज कमेंट वो पूछते भी हैं उन लोग के कि सर ये बैच कब तक वैलिड रहेगा। तो जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा उस दिन तक आपका सारथी आपका साथ देगा। ठीक है, तो उस दिन तक आपका बैच जो है वैलिड रहने वाला है। तो ये बात से एकदम बी अवेयर हो जाइए कि आपका एग्जाम होने वाले अभी 2-3 महीना है, तब तक के लिए आपको 599 300-350 के आसपास में आपको इसको पूरा अवेलेबल मिलने वाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट गुरुकुल। वहां से आपने सारथी बैच पे आ जाइएगा। सेकंड सेमेस्टर पे आपको ये चीज पैम्पलेट देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेस कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, जब भी आप पेमेंट करने जाइए तो वहां पे सारथी 10 का कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, तो इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हम बात कर लेते कुछ फंडामेंटल पार्ट्स की, बात कर लेते हैं प्लांट में, यानी कि मौलिक भाग की बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हमको ये देखने को मिलेगा सर, एक्सिस कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। जो एक्सिस होते हैं वो 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट, द पोजीशन विच इज द नॉर्मल एरियल इज नोन एज द स्टेम। जो एक्सिस है, जो प्लांट है ना, ये जो प्लांट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम के नाम से जान लेते हैं, है ना। जो एरियल साइड मतलब हवा के साइड, यानी कि अबव द ग्राउंड होता है। एंड द पोजीशन विच इज द सबटर्निएटेड इज कॉल्ड द रूट। अब कुछ ऐसे हिस्सा होता है जो कि जमीन के अंदर होता है ना, वो क्या होता है, रूट होता है। वो क्या होता है सर, रूट होता है। These are the 3 types of the appendages arising from the axis। यहां से 3 टाइप के appendages हमको देखने को मिल जाते हैं, जैसे लीव्स हो गया, फिर आप बता सकते हो सर रूट्स हो गए, है ना। ये तमाम सारे चीज आपको फिर उभार देखने को मिल जाता है। ये तमाम सारे एक्सिस देखने को मिल जाते हैं। ये चीज हम लोग आगे पढ़े होने वाले हैं। हिंदी वाले बच्चे जितने भी हैं उन लोग के लिए भी यहाँ पे हिंदी में कंटेंट दिया हुआ है, यानी कि हम जो भी चीज बता रहे हैं सब हिंदी में ही बता रहे हैं। तो हिंदी वाले बच्चे भी आराम से बैठ के सभी कथा को सुनते रहेंगे। और जब आपको पीडीएफ मिलेगा
और ध्यान देना, ये जितना पीडीएफ है आपको यहीं पे मिलने वाला है, यहीं पे सारे के सारे पीडीएफ बाईलैंग्वेज के फॉर्म में आपको यहीं पे मिलने वाला है। अदर टेलीग्राम व्हाट्सएप यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। चलो, लेकिन हाँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा कि सर कब क्लास लाइव होना है, कब डाउट सेक्शन करना है, कब आपका प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करना है, कब आपका एडमिट कार्ड आया, कब आपका टाइम टेबल आया, तमाम सारे बातें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है। चलो उसके बारे में बताएंगे अभी। सबसे पहले आता है सर लीव्स। सबसे पहले क्या आ जाता है सर? पत्तियां आ जाती हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज पासिस थ्रू द लिप्स। अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं स्टेम में? सबसे पहले हम लिप्स की बात करते हैं, जिसको पत्तियों के नाम से जानते हो। अगर पूछा जाए सर लिप्स का क्या क्या फंक्शन होता है, तो ये बताओगे सर इसको हम किचन हाउस ऑफ द प्लांट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कई सारे मिडरिप्स पाए जाते हैं, कई सारे वेंस पाए जाते हैं, और यहाँ पे हम लिप्स की अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है ना। फिर हमको फ्लावर्स की अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है। सबसे पहले लिप्स की अरेंजमेंट की बात कर लें, तो लिप्स की अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? याद आ रहा है? याद आ रहा है? बताइए, लिप्स की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने आपको बात बताए थे लिप्स की अरेंजमेंट। ये जो लिप्स की अरेंजमेंट होती है, हो सकता है अपोजिट साइड में अरेंजमेंट हो सकता है अल्टरनेट फॉर्म में हो सकता है ये होल के फॉर्म में हो, यानी कि चक्र के जैसे, गुच्छे के जैसे निकलते हैं। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी अरेंजमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। द लिप्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेम्स एंड डू नॉट अकर्स ऑन द रूट्स। अब जो पत्तियां होती हैं, तो कॉमन सेंस है भैया कि जो पत्तियां होती हैं वो कहां होती हैं? स्टेम में ही होती हैं, रूट्स में ये नहीं होती हैं। रूट्स में ये पत्तियां हमको देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। The leaves are found on the arrangements of the stem in the definite manner and beards and initiated structure and the relationship of the skeleton of the axis। अब यहाँ पे जो पत्तियां की अरेंजमेंट देखने को मिल रही हैं, ये जो पत्तियों की अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, इसकी स्केलेटन पे एक चार चांद लगा दे रही है। ये प्लांट और भी क्या हो जा रही है? खूबसूरत हो जा रही है ना। तो इसका एक क्या होता है? स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। द लिप्स इज लुक्ड अप ऑन द लेटरल एक्सपेंशन ऑफ द स्टेम। अच्छा, ये सोच के देखो, जो पत्तियां हैं, सपोज करो हम क्या है? एक स्टेम है, हम क्या है? एक स्टेम है, तना है। अब हमारे स्टेम में इस तरह क्या निकली हुई है सर? ब्रांचेस निकली हुई हैं। इस तरह हमारे स्टेम से क्या निकली हुई है? लिप्स निकली हुई हैं। तो ये जो लिप्स निकली हुई हैं, ये किस साइड पे निकली हुई हैं? आप लोग तुरंत बताओ। डॉर्सल साइड निकली है, वेंट्रल साइड निकली है, या फिर लेटरल साइड निकली है? वेरी गुड। तो जितने भी आप लोग बताओ सर, ये लेटरल साइड में स्टेम से ब्रांच निकलना है, लेटरल साइड के स्टेम से लिप्स निकलना है, तो उन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि स्टेम से लेटरल साइड पे क्या होते हैं सर? लीफ की अरेंजमेंट होती है, या फिर पत्तियों की ब्रांच की अरेंजमेंट होती है ना। तो ये चीज ही यहाँ पे आपको बताया गया है। आगे बात करें, दैट कंटिन्यूअस विथ इट all the fundamental parts of the stem are the concurred with the formation of the lips। जितने भी सारे स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। और ये चीज अभी कुछ कुछ बातें यहाँ जो बोल रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी अपने कॉपी में इसको नोट करते जाइए एक रफ फॉर्म में, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में सारी बातें बैठते जाएं। और जब ये पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, तो वहां पे आराम से बैठ के ये सारा चीज अपने, या तो उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर अपने को उसको नोट्स बना के रख लो, ठीक है। नोट्स बनाओगे, लिखोगे, समझोगे, तो आपको और भी ज्यादा याद होगा, है ना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब नोट करने बैठोगे तो तुरंत दिमाग में हम अपीयर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और तुरंत जो जो लाइन लिखोगे, सर ये चीज बता रहे थे, वो सारा चीज दिमाग में फिर चलने लगेगा, फिर रिकैप होने लगेगा, यानी कि एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी में उठाओगे, पेन उठाओगे, और फिर अपनी कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर लोगे। एक अलग से स्पाइरल कॉपी ले लो, जूलॉजी की, बॉटनी, केमिस्ट्री की, है ना। उस पर लिख दो टारगेट सेमेस्टर, टारगेट गुरुकुल, और फिर उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। चलो, अगला आता है सर लिप्स के बाद आता है सर इमर्जेंस। इसको उभार के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? उभार के नाम से जानते हैं। जैसे ये जो स्टेम है, इसमें देखते हो अलग अलग उभार हमको देखने को मिलता है। जैसे ये एक उभार देखने को मिल गया, एक ये उभार देखने को मिल गया, ये एक ये उभार देखने को मिल गया, है ना। यही क्या होता है सर? ये इसको हम क्या बोलते हैं सर? उभार के नाम से जान लेते हैं, इमर्जेंस कहते हैं इसको। यहां से क्या होता है सर? बर्ड की अरेंजमेंट होती है, यहां से एपिकल बर्ड्स, या फिर क्या लो आप बताते हो सर, क्या बताते हो?
सर यहीं से आपका लीव्स की अरेंजमेंट देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये चीज है। एक सेकंड दीजिएगा हमको। अच्छा ठीक है, यहां पे हम बात करने से पहले छोटी सी और बात करें। आपके सामने लीव्स स्टेम आ गया, एक चीज और बात कर लेते हैं कि सर आपके सामने कोई स्टेम रख दिया गया है, आपके सामने कोई स्टेम रख दिया गया है और वो स्टेम कोई सॉरी प्लांट रख दिया गया है। ये कोई प्लांट है, यहां से हम थोड़ा सा और बड़ा कर लें। ठीक है, ये कोई प्लांट्स है आपके, छोटा सा एक प्लांट है। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत। ये प्लांट कैसे जमा होगा? तो बताओगे सर ये कौन सी क्वेश्चन पूछ लिए। ये प्लांट कैसे जमा होगा? जब हम आम खाए होंगे, है ना, और क्या करते हैं, गुठली फेंक दिए होंगे, लगा दिए होंगे, तो पेड़ पौधा जम गया, यही हुआ होगा। बोले हाँ सर बात तो सही है। चलो यहां से क्या होंगे, इसकी हमको रूट्स देखने को मिलेंगे। ये तो कलर नहीं दिखेगा आपको, तो हम ये बना देते हैं। यहां से आपकी रूट्स देखने को मिलेंगी, इस तरह रूट्स देखने को मिल जाएंगे। बोलोगे हाँ सर। सर इस रूट में हमको प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट भी देखने को मिलेंगे। बात से अब इसी में हमको क्या मिल जाएगा सर, लीव्स भी देखने को मिल जाएंगे, पत्तियां देखने को मिल जाएंगी इस तरह। ठीक है, यहाँ से पत्तियां देखने को, छोटे में हम बहुत सारे पत्तियां बनाए हैं, बहुत अच्छा अच्छा पत्तियां भी बना देते हैं हम लोग। क्यों? बात समझ में? सर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना फिर से, जो हम बोलने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, इस पत्तियों में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो जो बेस पे जो लीव्स हैं, कलर अच्छा से दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ चलो, ये जो बेस पे जो लीव्स हैं, ये क्या है, बिगर साइज के हैं। ये जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, बिगर साइज के हैं ना, बिग साइज के हैं। और यहीं पे ये वाले जो पत्तियां हैं, ये कैसे हैं, स्मॉल साइज के हैं, स्मॉल साइज के हैं। बात समझ में आई? बोले हाँ सर। सर जो सीड था, उसमें जब ये सीड जमना स्टार्ट करेगा, तो वहां पे दो पार्ट सबसे पहले आएंगे। सीड में सबसे पहले दो पार्ट्स आएंगे, सीड में सबसे पहले दो पार्ट्स आएंगे। एक होता है प्रीम्यूल, एक होता है रेडिकल। क्या होता है सर? प्रीम्यूल्स, और दूसरा होता है सर रेडिकल। ठीक है, एक होता है सर प्रीम्यूल्स और एक होता है सर रेडिकल। तो प्रीम्यूल्स और रेडिकल में अंतर क्या होता है सर? प्रीम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। जो शूट सिस्टम वाला हिस्सा होता है, वो कैसा होता है सर? प्रीम्यूल्स वाला हिस्सा हो जाता है। ये जो शूट सिस्टम वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो शूट सिस्टम निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं सर? सर शूट सिस्टम कह देते हैं। ये क्या होता है सर? शूट सिस्टम। ये किससे मिलकर बना होगा सर? प्रीम्यूल से मिलकर बना होगा। एक कॉन्सेप्ट और यहां पे सीख लो, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। यहां से क्या होता है सर? रूट होता है। रूट की अरेंजमेंट कैसे होती है सर? रेडिकल से होती है। याद करने का तरीका, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, एस फॉर शूट, पी फॉर प्रीम्यूल, एसपी और आर आर। ठीक है, यहां से आप याद कर लोगे। सर जब भी आपको प्रीम्यूल्स और रेडिकल की बात की जाए, तो जो ये देखो, जो प्रीम्यूल्स होते हैं, ये जो लीव्स की जितने भी पार्ट्स हैं, ये कहां है सर? लाइट के साइड में है ना, लाइट के साइड में है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। दूसरा हिस्सा क्या? ये ग्रेविटी से जस्ट अपोजिट जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कह देते हैं सर निगेटिव जियोट्रॉपिक कह देते हैं। जियोट्रॉपिक या नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि जो प्रीम्यूल्स होते हैं, वहां से कौन सा हिस्सा निकलता है, तो सूट वाले अरेंजमेंट होते हैं, और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव वाले होते हैं। पॉजिटिव किसके होते हैं सर? प्रोटोट्रॉपिज्म के होते हैं, यानी प्रोटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोट्रॉपिक हो जाते हैं, और निगेटिव क्या हो जाते हैं? जियोट्रॉपिक हो जाते हैं, यानी कि ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं। उसी तरह हम रेडिकल का भी बात कर सकते हैं। ये जो रेडिकल होता है सर, ये क्या होता है सर? ग्रेविटी के तरफ ये जा रहा है, और ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, लेकिन लाइट के अपोजिट ग्रोथ कर रहा है, यानी कि निगेटिव फोटोट्रॉपिक कह देते हैं इसको, निगेटिव फोटोट्रॉपिक
ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक कह देते हैं, और ये ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कह देते हैं। बात समझ में आई? ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अपने कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम इसको यहाँ बता दिए। चलो इसको हम लोग खत्म कर देते हैं यहाँ से कि द अपेंडेजेस ऑफ द सेकेंड रैंक ओनली इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। जितने भी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम होता है, स्टेम का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, वहीं पे हमको क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिसमें से कॉर्टेक्स हो गया, एपिडर्मिस हो गया, आर द यूजुअली प्रेजेंट इज नोन एज द इमर्जेंस। इसमें ये इमर्जेंस उभार कहाँ कहाँ होते हैं सर, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन पे होते हैं, आपके एपिडर्मिस वाले रीजन पे हमको उभार देखने को मिल जाते हैं। द पिकल्स ऑफ द रोज मैक द गुड एग्जाम्पल ऑफ द इट। हम क्या बोलते हैं सर, जो गुलाब में जो उभार हमको देखने को मिलता है, चुभन वाला जो कांटा देखने को मिलता है, वो इसी का एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाता है अपने उभार का, इमर्जेंस का। ठीक है, आगे चलो हम लोग हेयर की बात कर लेते हैं सर। बहुत सारे पौधा देखते होंगे, उस पे पतली पतली हेयर होंगी, पतली पतली बाल लगे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेयर कहते हैं। द अपेंडेजेस ऑफ द थर्ड रैंक ऑफ आर द हेयर। अब हम थर्ड रैंक की बात करें, वो क्या हो जाता है अपीयरेंस में, वो हो जाता है अपना हेयर। अपना हेयर नहीं, प्लांट का हेयर। अब ये मत सोचना सर हेयर की बात कर रहे थे, अपना हेयर नहीं, बाल किसकी, प्लांट की बाल की बात कर रहे थे। अपना तो बाल सही है, क्यों, अपना तो बाल सही है, प्लांट की बाल की बात कर रहे थे। दीज आर द प्रोजेक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ये कहां होता है सर, सेल के आउटर मोस्ट लेयर। अभी हम इसका जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ये मान को चलो, ये इसका है एपिडर्मिस कॉर्टेक्स वाला रीजन है, तो यहीं से इसका क्या होता है, हेयर की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। हम लोग आगे वाले जब इसका टीएस सेक्शन पढ़ने वाले होंगे तो वहां पे इसकी हम बात करते रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से ध्यान रखना। द एमर्जेंस एंड द हेयर्स ऑकर इन द बोथ एक्सिस एंड द लीव्स। ये दोनों कहां कहां देखने को मिलते हैं सर, हमको एक्सिस पे और लिप्स पे देखने को मिल जाते हैं, यूजुअली विदाउट द डिफिनिट अरेंजमेंट। इनकी कोई हेयर की अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो आई होप कि इतनी सारे बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट है, फिर इसकी हैबिटाट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत काफी लंबी हो जाएंगी। और आई होप कि यहाँ तक की सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। सर हम लोग क्या क्या स्टार्टिंग से बात की है, ये सारे चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार और बता दें, जितने भी लोग भी ऐप से अभी नहीं जुड़े हैं, बैच से नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से टारगेट गुरुकुल सर्च करेंगे, फिर अपने ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पे जैसे ही आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो सारथी बैच का मिल जाएगा, वहां से इसको बैच को परचेस कर लो, जिसमें आपको मेंटरशिप, डीपीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चन, 24/7 डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। फिर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर बाईलैंग्वेज के फॉर्म में, जितना भी हम लोग यहाँ पे पीडीएफ डिस्कस करते हैं, जितने भी नोट्स डिस्कस करते हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ आपको ऐप पे ही अवेलेबल होगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने लोग भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप से जुड़ जाओगे, जिसमें से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा कि सर कब क्लासेस लाइव होनी है, कब आपका कोई डाउट है, डाउट सेक्शन कब होने हैं, या फिर आपका एग्जाम का रिगार्डिंग कोई अगर इंफॉर्मेशन होता है, वो सारे के सारे आपको ये जो ग्रुप है सारथी बीएससी सेकंड सेमेस्टर फॉर सारथी बैच के नाम से ग्रुप होगा, उसमें आपको सारा चीज मिलते हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से ध्यान रखना। तो पहला काम आप बैच से जुड़ जाओगे, दूसरा काम आप ग्रुप से जुड़ जाओगे। ठीक है, तीसरा काम ये कि जितने लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में सभी लोग शेयर कर लीजिएगा। और एक चीज और बताएं कि जितने लोग अभी तक क्लास में बैठे थे, सभी लोग प्रेजेंट अपना लगा देंगे लाइक के माध्यम से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।